बस कीजिए ये टोका टोकी, आपका क्या अधिकार है हम पर रोक टोक लगाने का। रमन गुस्से से नीलम जी पर चीखा तो वो बोली, तुम्हारी माँ हूँ मगर सौतेली। पीछे से बिमल ने कहा तो वे स्तब्ध रह गई। सौतेली शब्द ने जैसे उसके हृदय में एक तीर चुभो दिया हो। 25 वर्ष पहले वे कस्बे के नामी जमींदार हरिओम चौधरी की दूसरी पत्नी बनकर इन बच्चों की माँ भी बन गई थी। उससे पहले उसके ही गांव में एक किसान से उसका विवाह हुआ था। साल भर के अंदर ही हैजे से उसकी मृत्यु हो गई। सास ससुर ने कुलक्षणी अपशगुनी कहकर उसे घर से निकाल दिया। भाई शहर में रहता था, बहन को अपने साथ ले आया, परंतु उसे ये चिंता भी थी मेरे बाद इसका क्या होगा। हरिओम जी से उसकी जान पहचान थी। काम के सिलसिले एक दिन जब हरिओम उनसे मिलने आए तो उन्होंने हरिओम को नीलम के बारे में बताते हुए कहा कि मैं इसका फिर से विवाह करना चाहता हूँ, कोई नज़र में हो तो बताना। तब हरिओम जी बोले कि अगर उचित समझो तो मैं नीलम को अपनी पत्नी बनाने को तैयार हूँ। तुम तो जानते ही हो, पत्नी के स्वर्गवास के बाद से तीन बच्चों को संभालने में मुझे कितनी परेशानी हो रही है। कहने को तो वे तीनों बड़े हो चुके हैं, लेकिन भाई गृहिणी बिना घर भी तो भूतों का डेरा ही होता है। खेती से आमदनी इतनी तो हो ही जाती है कि बच्चों को कोई तकलीफ नहीं होगी, लेकिन बिना औरत के घर वीरान रहता है। सुनकर नीलम के भाई ने तनिक भी देरी नहीं की और पहले मुहूर्त में ही बहन का विवाह करके उसे हरिओम के साथ विदा कर दिया। रास्ते में हरिओम जी ने पत्नी को अपने घर परिवार और बच्चों की पसंद नापसंद की पूरी जानकारी दे दी थी। तभी नीलम ने पति से वचन ले लिया था कि हम और संतान को पैदा नहीं करेंगे, रमन, बिमल और रेखा ही हमारी संतान रहेगी। तब हरिओम उनसे बोले थे कि तुम्हें पत्नी रूप में पाकर मैं तो धन्य हो गया। हरिओम जी का घर एक ही तल्ले का था, लेकिन बहुत खुला खुला था। उस वक्त उनकी बहन यानी बच्चों की बुआ आई हुई थी। उन्होंने ही अपनी भाभी का स्वागत किया था, लेकिन उससे पहले उन्होंने बच्चों के कानों में नई माँ के बारे में इतना जहर उड़ेल दिया था कि नीलम और बच्चों के बीच दूरियां बनी रहे और वे अपनी रोटियां सेकती रहे। अगर माँ बच्चे एक हो गए तो उनकी दाल नहीं गलनी थी। नीलम ने अपने व्यवहार और विचार से पति का मन तो जीत लिया था, साथ ही कामगारों के दिलों में भी अपनी जगह बना ली थी और उन्हें पूरा विश्वास था कि एक दिन बच्चों के मन में भी अपनी जगह बना लेगी। आस पड़ोस के लोग भी उसे नीलम जी कहकर पुकारने लगे थे। बिमल और विनय कॉलेज की पढ़ाई के लिए शहर जाना चाहते थे, लेकिन अपने बेटों की हरकतें देखते हुए हरिओम जी ने मना कर दिया। तब नीलम जी ने ही उन्हें समझाया कि समय के साथ चलने में ही समझदारी है, हमें अपने बच्चों पर विश्वास तो करना ही पड़ेगा। तब दोनों ने पहली बार उन्हें नई माँ ना कहकर थैंक यू माँ कहा था। कुछ साल भर बाद रेखा बेटी ने भी शहर के कॉलेज में पढ़ाई करने की इच्छा जाहिर की। तब भी हरिओम ने लड़की जात है, ज़्यादा पढ़कर क्या करेगी, ऐसी अटकलें लगाई थी, लेकिन नीलम जी तो हार मानने वाली थी नहीं। पति को मना लिया और खुद बेटी के साथ जाकर उसे हॉस्टल में जगह दिलवाया था। बच्चों के शहर चले जाने के बाद उसने पति के काम में दिलचस्पी लेना शुरू कर दिया, जिससे हरिओम जी को बहुत राहत मिली। उनकी उम्र भी हो रही थी। सोचते थे कि मेरे ना रहने पर नीलम को कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। समय अपनी रफ्तार से बढ़ता गया। पढ़ाई खत्म करके दोनों भाइयों ने पिता की मदद से वहीं पर अपना एक कारोबार शुरू किया। पहले तो घाटा हुआ, पैसा डूबते देख हरिओम जी भड़क उठे। चुपचाप वापस आकर मेरे काम में हाथ बटाओ। नीलम जी फिर अपने बेटों के लिए पति के सामने खड़ी हो गई। भाई के गहने बेचकर बेटों को पैसे दिए थे उन्होंने। माँ थी ना, अपने बच्चों को तकलीफ में कैसे देख सकती। माँ का आशीर्वाद मिला तो उनके कारोबार में तरक्की होने लगी। रेखा की फाइनल परीक्षा खत्म होते ही हरिओम जी ने अपने बहुत अच्छे मित्र के सीए बेटे के साथ बेटी का विवाह कर दिया। साल बीतते बीतते विनय और बिमल की भी एक ही घर की दो बेटियों के साथ विवाह करवाकर
वे अपनी जिम्मेदारियों से मुक्त हो गए। रेखा एक बेटी की माँ बन गई और बहू ने भी उन्हें पोते पोतियों का मुंह दिखा दिया और बेटे शहर में ही बस गए थे। एक दिन हरिओम जी पत्नी से बोले कि बेटे बहू तो बुलाते नहीं, हम ही चक्कर लगाकर उनसे मिल आते हैं। नीलम जी तो बहुत खुश हो गई, तुरंत चलने की तैयारी करने लगी। काम निपटाकर पति को दूध दे आई, कहा पी लेना, बच्चों के लिए ज़रा मिठाई रख लेती हूँ, कहकर वे रसोई में चली गई और वापस आकर देखा तो हरिओम जी बिना दूध पिए और चश्मा हटाए ही सो गए थे। सब व्यवस्थित करके वो भी सो गई। सुबह उठकर देखा तो नीलम जी चकित रह गई। हरिओम जी रात में जिस मुद्रा में थे अभी भी ऐसे ही। हे भगवान, उन्होंने उनकी नब्ज़ टटोली तो मुंह से चीख निकल गई। हमसे ऐसी क्या भूल हो गई जो बिना कुछ कहे ही अपनी आंखें मूंद ली, कहते हुए नीलम जी रोती जा रही थी। बच्चे आए, कुछ दिन साथ रहकर चले गए और फिर वो और उनके पति की याद। करीब 6 माह बाद बिमल आया और माँ से बोला कि यहाँ आप अकेले क्या करेंगे, हमारे साथ रहिए, बच्चे आपको याद करते हैं। पुत्र मोह के आगे उन्होंने साथ चलने के लिए सहमति दे दी। प्रश्न घर और कामकाज का था तो बिमल बोला कि आधे घर में किराया लगा देते हैं और खेती के लिए 1-2 आदमी रख देते हैं, फिर मैं और विनय तो आते जाते ही रहेंगे। शहर आकर कुछ दिनों तक सब ठीक रहा, फिर वही होने लगा जैसा सब घरों में होता। घर के काम के लिए बाई उनकी मदद करती, लेकिन उन्हें सम्मान नहीं मिलता था। पिता के रहते तो किसी ने मुंह पर कभी कुछ नहीं कहा, लेकिन अब तो बेटे क्या बहू भी बेलगाम थी। बाई उनसे कहती आप उनकी माँ हैं, ऐसा कैसे बोल देते हैं, तो वे हंसकर टाल जाती। नीलम जी का पोता दंश और पोती वामिका अब टीनेजर हो रहे थे। उस उम्र में परिवर्तन होना और कुछ नया करने की इच्छा होना तो स्वाभाविक है। उन्होंने देखा कि दंश छिपकर सिगरेट पीता था और वामिका भी देर रात तक घर वापस आती। वे कुछ पूछने और समझाने का प्रयास करते तो दोनों ही उन्हें झिड़क देते और इसमें बच्चों की गलती नहीं थी। बच्चे जो अपने माँ बाप से देख रहे थे वही सीख रहे थे। एक दिन वे शाम की पूजा करके मंदिर से वापस आ रही थी तो उनकी नज़र वामिका पर पड़ी जो एक लड़के के साथ जा रही थी। उन्हें कुछ ठीक नहीं लगा तो उनके पीछे जाने लगी। दोनों अपनी मस्ती में थे, तभी लड़का वामिका के साथ कुछ गलत व्यवहार करने लगा। वामिका ने मना किया तो वह ज़बरदस्ती करने लगा। वामिका उसके आगे कमज़ोर पड़ने लगी तो उनसे रहा नहीं गया। उन्होंने अपनी साड़ी का आंचल अपने कमर में खासा और उस लड़के पर टूट पड़ी। वह लड़का तो भौचक रह गया, पिटते हुए पूछा आखिर आप है कौन? नासपिटे मैं वामिका की दादी हूँ, कहते हुए उन्होंने पोती को अपनी बाहों में समेट लिया, जैसे एक चिड़िया अपने बच्चे को अपने पंखों के अंदर समेट लेती है। दादी का सहारा मिलते ही वामिका फूट फूट कर रोने लगी। नीलम जी उसे चुप कराती हुई बोली कि अब से बेटा संभल कर रहना और घर में किसी से कुछ मत कहना, मैं हूँ ना तेरे साथ। हाँ दादी। उसने अपनी दादी को कसकर पकड़ लिया था और दोनों दादी पोती घर आ गई। यही सब देखकर नीलम ने दोनों बेटों से बस इतना ही कहा था कि बच्चे अब बड़े हो रहे हैं तो अपने काम से थोड़ा समय निकालकर बच्चों पर भी ध्यान दो, उनको समय दो। तो विनय ने उन्हें कहा क्या अधिकार है आपका? सौतेली तक कह दिया। वह तेज में आ गई और बोली तुम्हारी माँ होने का अधिकार तो मुझे उसी दिन मिल गया था जब तुम्हारे पिता ने मेरी मांग में सिंदूर डाला था। उनके ना रहने पर भी मैं तुम्हारी माँ ही रहूँगी और गलती करने पर तुम्हें डांटने का अधिकार मुझे हमेशा रहेगा। रही बात सौतेली की तो सुनो, अपने कन्हैया को डांटने के लिए यशोधरा ने किसी से अधिकार नहीं मांगा था और ना ही भरत को प्यार करने के लिए कौशल्या ने कैकेयी से पूछा था। कहते कहते उनकी सांस तेज चलने लगी। बोली घर में क्या होता है तुम लोगों को कुछ पता भी है? हमारे बच्चे अकेले का शिकार हो रहे हैं। दादी आप बैठिए। वामिका ने अपनी दादी को सोफे पर बिठाकर पानी पिलाया और विनय से बोली डैडी कल शाम को मैं उसने पूरी बात बताकर कहा कि कल अगर दादी समय पर ना होती तो वह रोने लगी। बेटे हैरान थे और बहुएं शर्मिंदा।
उन्होंने नीलम जी के पैर पकड़ लिए और अपने व्यवहार के लिए माफ़ी मांगी। अगली सुबह दोनों बेटे काम पर जाने की तैयारी करने लगे। बहुएं पति और बच्चों के लिए नाश्ता बनाने लगी और बच्चे वे तो दादी को घेर कर पूछने लगे, दादी आपने फाइटिंग कैसे सीखी, हमें भी बताइए। तभी विमल का छोटा बेटा श्री दादी की गोद में बैठते हुए अपनी तोतली आवाज़ में बोला, दादी मैं तो ना अपनी गन से छब को उड़ा दूंगा। फिर तो घर में ठहाके गूंजने लगे। तभी सिमी बुआ आई, बहुओं को किचन में देखकर कहने लगी, आखिर है तो तुम्हारी सौतेली। उनकी बात पूरी हो पाती उससे पहले ही विमल ने कहा, बस बुआ आपकी उन्हीं बातों ने हमें माँ से इतना दूर किया है। हमने पिता को तो खो दिया लेकिन अब माँ को नहीं खो सकते। हमें अपनी गलती का एहसास हो गया और अच्छा है आप माँ बेटों के बीच ना आए, वरना जो थोड़ी बहुत इज्जत है आपकी वो भी ख़त्म हो जाएगी। उन्हें ट्रेन का टिकट थमा दिया और बोला, बुआ आइए आपको स्टेशन छोड़ आता हूँ। सिमी बुआ ने अपनी दाल न गलते देख पतली गली से निकल जाना ही उचित समझा। विमल और विनय को देर से ही सही लेकिन अपनी गलती का एहसास हो गया था और वो अपनी माँ के चरणों में बैठ उनसे माफ़ी मांगी और वादा किया अब उनकी वजह से माँ की आंखों में कभी आंसू नहीं आने देंगे। माँ ने उनके लिए बहुत किया है, अब उनकी बारी है। आज नीलम जी को अपना पूरा परिवार इस तरह खुश देख खुद पर गर्व हो रहा था। आखिर आज सौतेली का टेक उनके ऊपर हट गया था। दोस्तों उम्मीद करती हूँ ये कहानी आपको पसंद आई होगी। अगर कहानी पसंद आती है तो मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। इस कहानी के बारे में आपके क्या विचार है कमेंट बॉक्स में ज़रूर कहें और कहानी को लास्ट तक सुनने के लिए थैंक यू।